what we are going to study in this chapter. अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. किस तरह से पुराने जो शब्द थे और आज जो नए शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं. द सेकेंड वन इज़ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. जो हिस्टोरियंस थे यानी जो इतिहासकार थे, वो पास्ट के बारे में किन किन सोर्सेज से पता लगाते थे. द थर्ड वन इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप जस्ट लाइक राजपूत्स एंड जातीज़. कुछ नए टाइम के साथ जैसे जैसे चेंजेस आए, उसी तरीके से टाइम के साथ साथ न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी देखने के लिए मिले, अलग अलग तरीके के, जिनमें से मेनली हम चैप्टर में पढ़ेंगे राजपूत जाति के बारे में, और इसके अलावा भी कई और जातियाँ थी. द नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन एंड एम्पायर. किस तरह से जो धर्म था वो और जो एम्पायर थे, जो बड़े बड़े किंगडम थे, वो किस तरह से फॉर्म हुए, वो देखेंगे. अदर वन इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. जो पुराने टाइम में जो धर्म था और जो आज के टाइम में जो धर्म है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, वो देखेंगे. एंड द अदर वन इज़ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड. जो हिस्टोरिकल पीरियड था यानी हमारा जो पास्ट था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ डज द हिस्ट्री चेंज्ड फ्रॉम पास्ट टिल नाउ. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. अब हम पहले टर्मिनोलॉजी का मतलब समझते हैं. जैसे आपकी बुक्स में आपने कई सारे अलग अलग टर्म्स देखे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड्स होते हैं, या इसके अलावा कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. तो ये जो टर्म्स थे, आज जो इनका मीनिंग है, ज़रूरी नहीं कि 1000 साल पहले भी इन टर्म्स का वही मीनिंग हुआ करता होगा. तो इस कॉन्टेक्स्ट में न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ का सिंपल मीनिंग है कि जो ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ थी, जो ओल्ड वर्ड्स हुआ करते थे, ज़रूरी नहीं कि उनका जो मतलब पहले निकलता था आज भी उनका वही मतलब निकलता हो. आई मीन टू से जो मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, दे हैव चेंज विद द टाइम. अब देखिए, हम इस चीज़ को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ द इंफॉर्मेशन चेंज विद दैन लैंग्वेज एंड मीनिंग कैन ऑल्सो चेंज. अब देखिए, जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2 मैप्स दिखाए. जो फर्स्ट मैप था दैट वाज मेड बाय अल इदरीसी. जो अल इदरीसी नामक जो जियोग्राफ़र थे, उनके द्वारा बनाया गया था. एंड द सेकेंड वन जो था वो बनाया गया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफ़र द्वारा. तो जो 2 मैप्स थे, दोनों मैप्स में एक तरह से एक ही जगह का या एक ही जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. लेकिन दोनों ही मैप्स में आपको देखिए डिफरेंसेस देखने के लिए मिले. फर्स्ट में जहाँ पर जो अल इदरीसी ने मैप बनाया, उसमें देखिए लैंग्वेज चेंज थी, जिसमें उन्होंने अरबिक लैंग्वेज का यूज़ किया जो प्लेसेस थे उनको मार्क करने के लिए. जबकि जो सेकंड जो मैप था, जो फ्रेंच कार्टोग्राफ़र ने बनाया था, उसमें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया. तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है कि टाइम के साथ साथ जो लैंग्वेज है, जो मीनिंग है वर्ड्स के, चीज़ों के, वो चेंज हो जाते हैं. हियर इज़ वन मोर एग्जांपल दैट प्रूव्स द थिंग्स हैज़ द मीनिंग हैज़ चेंज्ड विद द टाइम. मेडिवल पर्सियन एंड मॉडर्न पर्सियन आर डिफरेंट. किन चीज़ों में डिफरेंट है? वोकेबुलरी में, ग्रामर में. अब देखिए, जो पर्सियन लैंग्वेज थी दैट वाज अ लैंग्वेज. ओके, तो पहले जो पर्सियन लैंग्वेज बोली जाती थी मीन्स का मेडिवल पीरियड में, जो हम पढ़ने वाले हैं इस ईयर आपकी बुक में,
और आज जो पर्शियन लैंग्वेज है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अब कैसे डिफरेंसेस हैं, तो इस भाषा की जो वोक्यूबलरी है, जो शब्द हैं यूज़ किए जाते हैं, उनमें चेंजेस आए हैं। इसके अलावा जो ग्रामर है पर्शियन लैंग्वेज की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। टुडे द टर्म हिंदुस्तान स्टैंड फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया। अगर हम आज बात करें तो ये हिंदुस्तान जो टर्म है या हिंदुस्तान जो शब्द है, ये हमें एक तरह से दर्शाता है, जब भी ये वर्ड आता है तो हम पूरा जो इंडिया है उसके रूप में इसे देखते हैं। हिंदुस्तान मीन्स हमारा जो पूरा इंडिया है उसे हिंदुस्तान कहा जाता है आज प्रेजेंट टाइम में। बट इन 13th century मिनाज ए सिराज used the term from areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna। लेकिन आज जो हिंदुस्तान टर्म हमारे पूरे देश के लिए यूज़ किया जाता है, इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, वही वर्ड हिंदुस्तान जो टर्म था, हिंदुस्तान जो वर्ड था, वो 13th century में एक मिनाज सिराज नामक एक लेखक थे, राइटर थे। उन्होंने ये जो टर्म था हिंदुस्तान, वो किन एरियाज़ के लिए यूज़ किया? पंजाब, हरियाणा, जो पंजाब और हरियाणा का जो एरिया था, जो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो एरिया था, उस एरिया को, उस उतने प्रॉपर एरिया को जो मिनाज सिराज थे उन्होंने हिंदुस्तान, उतने एरिया के लिए हिंदुस्तान जो वर्ड था उसका यूज़ किया, जो दिल्ली सल्तनत वाला जो एरिया था उतने पोर्शन के लिए। द नेक्स्ट वन इज़, इसके बाद बाबर जो था यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी जस्ट लाइक फोना, कल्चर और सब कॉन्टिनेंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें बाबर की, अब देखिए बाबर कौन था, ऐसे याद रखेंगे, अकबर थे। जो अकबर था उसके पिता कौन थे? हुमायूं, और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। तो बाबर थे अकबर के दादाजी। ओके, तो बाबर जो था उसने जो हिंदुस्तान टर्म था या हिंदुस्तान ये जो वर्ड था ये यूज़ किया, या उसके लिए हिंदुस्तान वर्ड का मतलब था जो भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो, जैसे कि यहाँ के जो जानवर थे भारत के, या फिर यहाँ का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की, हमारे भारत की, उस चीज़ के लिए उन्होंने जो बाबर था उसने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया था। तो देखिए आप यहाँ पर आज हम हिंदुस्तान जो वर्ड है उसका मीनिंग है पूरा इंडिया, पूरा जो इंडियन मैप है वो उसके अंतर्गत आ जाता है हिंदुस्तान वर्ड। बट 13th century में जो मिनाज सिराज थे उन्होंने कुछ प्रॉपर एरियाज़ जैसे पंजाब और हरियाणा का जो प्रॉपर एरिया था उसके लिए यूज़ किया ये जो टर्म था हिंदुस्तान। और आफ्टर दैट बाबर ने किन जगहों के लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ किया हिंदुस्तान टर्म? भारत के कल्चर के लिए, भारत में जो जोग्राफिकल कंडीशन थी उसके लिए। तो यहाँ पर एक तरह से आपको एग्जाम्पल मिल रहा है कि किस तरह से टाइम के साथ साथ जो टर्म के मतलब हैं, जो वर्ड है उसके मतलब हैं, वो चेंज होते रहते हैं। और इसीलिए हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़। जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जो भी टर्म वो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। क्योंकि हो सकता है आज वो जो टर्म यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनका मीनिंग कुछ और होता होगा पास्ट में, हो सकता है ऐसा। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, अगर हम आज बात करें तो फॉरेनर जो वर्ड है इसका यूज़ हम जो करते हैं उसका मतलब होता है समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, उस इंसान के लिए जो इंडियन नहीं है या भारत का नहीं है, जो दूसरी कंट्री से हमारे देश में आता है, उस इंसान के लिए हम फॉरेनर ये जो वर्ड है
इसका यूज़ करते हैं। बट इन पास्ट, लेकिन जो पास्ट था, जो हमारा हिस्ट्री था, उसमें मेडिवल पीरियड में यूज़ किस लिए किया जाता था, किसके लिए किया जाता था? ये जो फॉरेनर वर्ड था वो समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। तो पास्ट में इसका एक अलग मीनिंग हुआ करता था। पास्ट में फॉरेनर जो वर्ड था उसको यूज़ किया जाता था एक ऐसे इंसान के लिए जो या तो ना उस सोसाइटी का होता था और ना उस कल्चर का होता था, जिसे पहचानते नहीं थे, जिसे हम जानते नहीं थे, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था फॉरेनर। अब मान लीजिए ये मान लीजिए आपका गांव है और यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है। तो पास्ट में जो लोग दूसरी जगह पर रहते थे, दूसरी सिटी में रहा करते थे, अब मान लीजिए जो गांव हैं, गांव में आज भी आपके जो दादा दादी हैं, बूढ़े, जो नाना नानी हैं, तो उनके लिए वो लोग फॉरेनर होंगे जो दूसरी एक तरह से राज्य से या दूसरे स्टेट से आपके गांव में जाते हैं। तो उनके लिए वो परदेसी हुए, क्योंकि वो उनका एरिया है या वो जो लोग हैं वो सिर्फ उतने ही एरिया से अवगत हैं, उन्हें उतने ही प्रॉपर एरिया के बारे में मालूम है। तो जो दूसरे स्टेट से, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई पढ़ रहा है, गांव का इंसान है लेकिन वो दिल्ली में पढ़ रहा है, जब वो वापस आया अपने गांव में तो उसको जो बूढ़े लोग हैं वो क्या बोलेंगे? फॉरेनर। उनके लिए वो क्या होगा? परदेसी होगा। तो पास्ट में इसी सेंस में फॉरेनर वर्ड का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज किस सेंस से यूज़ किया जाता है फॉरेनर वर्ड को? समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो दूसरी कंट्री से हमारे देश में आते हैं।